हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। मैं रितेश यादव एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये बहुत ब्रॉड है, ये नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है। 5 या 6 लाइन मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको 10 लाइन के अंदर ही कवर कर दूंगा। कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, लेकिन आप चाहें तो आप देख सकते हैं। कुछ अलग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो सिर्फ मेन पॉइंट, जो आपके की पॉइंट होते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक बुद्धि को कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लास्टली करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। आप ध्यान रखें, सबसे पहले आप टॉपिक कवर करें, एक बेहतर नोट्स बनाएं। इसके लिए कल मैंने आपसे पोल भी लिया था और बहुत सारे लोगों ने पोल भी किया। अच्छी बात है, आप पोल करते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो। तो नेशनल कैरिकुलम जो फ्रेमवर्क है, यानी कि एनसीएफ 2005 है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीटेट परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हो, 125 प्लस अंक लाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो चर्चा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अंतर्गत की गई है। एनसीएफ 2005 है क्या? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं एसपाल, प्रोफेसर एसपाल। और क्या है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार का दस्तावेज है, सिर्फ इतना समझें। इसका जो सूत्र है यही है कि बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट वर्डन। ये आपका वर्ड है, इसमें जो है पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि इसका सूत्र क्या है, यानी कि ये किस पे आधारित है। तो ये क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना भार के, बिना बोझ की होनी चाहिए, जो आगे भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य समझे, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन को विकसित करना इसका जो है उद्देश्य है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिना बोझ की होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो गया, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है उसको कम करना है, यानी कि एक बच्चे के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, सबसे पहले यही समझ लीजिए कि एक दस्तावेज है, जिसमें मतलब बताया गया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इतना समझें। इसका सूत्र क्या है, तो अधिगम कैसी होनी चाहिए, यानी कि अध्ययन कैसा कराना है बच्चे को, तो बिना बोझ के कराना है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ की शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा का विकास करना है। इसका मेन उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो हुई है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता व प्रगति से हुई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप याद रखें, ठीक है। इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बताई, रविन्द्रनाथ का जो निबंध है सभ्यता व प्रगति, इससे हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पढ़ाई को कैसा बनाना है, रटंत प्रणाली से मुक्त रखना है, एवं स्कूली ज्ञान को क्या करना है, बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, रटना नहीं है, रटने से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें कुछ दिनों के लिए होती हैं और फिर भूल जाती हैं। आप अपनी लाइफ में उतार के देख सकते हो कि कुछ चीज़ें आप रटते हो और उससे भूल जाते हो। तो यही है कि जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, रटंत प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्कूली ज्ञान है उसको अगर बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, जैसे जो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपके वास्तविक जीवन से अगर संबंधित है, आपके रियल लाइफ से संबंधित है, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उससे आप जुड़े रहते हो,
समाज में जो चीज़ें हो रही होती हैं, अगर वो चीज़ें मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी जो घटनाएं होती हैं उससे आप याद रखते हैं। इसलिए स्कूली ज्ञान को क्या करना है, बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ देना है। ठीक है। अगला है बालकों में नैतिकता का विकास करना। अब नैतिक क्या होता है, नैतिकता के जो सिद्धांत हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। ये मत समझना कि फिर से आपको सीटेट के लिए मैं एक नया जो है वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चल रहा है वो चलेगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हाँ, रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक मैराथन ज़रूर लेके आऊँगा जब आपका परीक्षा 3 से 4 दिन बचेगा। ठीक है, या एक हफ्ते रहेगा तो मैं आपको एक मैराथन दे दूँगा जिसमें सारे टॉपिक शॉर्ट में आपका कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बालकों में क्या होना चाहिए, नैतिकता, यानी बच्चा सोच सके क्या सही है क्या गलत है। जैसे नैतिकता में मैंने आपको बताया था हिंज की स्टोरी के बारे में। जो हिंज था उसकी पत्नी बीमार थी, तो उसके बारे में मैंने बताया कि उसके लिए क्या सही था क्या गलत। मतलब जब एक ही चीज़ के दो आंसर हों, यानी कि समझ लो कि दो कोई मतलब उत्तर मिल रहे हों और वहाँ पे आपको कोई एक चुनना हो जो बेस्ट हो, तो आप कैसे चुनोगे, तो वो होता है नैतिकता। ठीक है, अपनी नैतिकता के आधार पे उसका चयन आप करते हो। अब बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उनको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो मूल्यांकन है ना वो समय समय पर होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो मुझे आपका टेस्ट ले लेना चाहिए, कहने का अर्थ है जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है या कितना आपको आ रहा है, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे ये पता चलता है। और आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हो एक बार रिवीजन करने की, क्योंकि आपको भी टेस्ट में अच्छे अंक लाने होते हैं। तो जितना आप लिखोगे किसी चीज़ को, जितना रिवीजन करोगे वो उतना याद हो जाता है। इसलिए क्या होना चाहिए, एनसीएफ कहता है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक तौर पे होना ही चाहिए। अगला पॉइंट है कि बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए, यानी करके सीखने पर, कौशल विकास पर, संगत और तर्क जो संगत है ना, यानी कि जो रीजनिंग है वो, मतलब बच्चा अगर तर्क कर रहा है तो वो बेहतर होगा। ठीक है, यानी कि एक बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको करने दें, क्योंकि गलती करेगा तभी सीखेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं। इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको टीच करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए और करके सीखने पर बल देना चाहिए कि बच्चा करेगा सीखेगा। यही उदाहरण मैंने आपको बताया था, जब चिंपैंजी हो गया, चिंपैंजी ने कैसे वर्क किया, फिर बंदर ने कैसे किया था, बिल्ली ने कैसे किया था। तो जब स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके अच्छे से बताया था कि पहले गलती करो फिर सीखो उससे, है ना, याद आया होगा आपको। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात क्या होना चाहिए, तो यानी एक कक्षा में क्या होना चाहिए, एक शिक्षक पर 30 से ज़्यादा विद्यार्थी होने ही नहीं चाहिए, ऐसा इन्होंने निर्धारित कर दिया। यानी कि एक शिक्षक है अगर एक कक्षा में, तो उसमें क्या होना चाहिए, 30 बच्चे, वो आराम से इनको पढ़ा सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए एनसीएफ ने मानक बना दिया। अगला है कि बालकों की समस्या का समाधान करना सिखाना, यानी कि बालक के अंदर, अब एक बच्चा है, जैसे आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसी तरह के प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए ज़रूरी भी है ये टॉपिक। तो उसमें पूछा गया था, सीटेट पिछले वर्ष का पेपर देखेंगे या कितने भी वर्ष का उठा के देखेंगे, ज़रूर मिलेगा आपको प्रश्न कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है समस्या से जूझ रहा है, परेशान है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे आपके जो ऑप्शन होते हैं ना, वो होते हैं कि बच्चे को क्या, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को भगा देना चाहिए या मार के बैठा देना चाहिए, या फिर उसको मतलब इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर मतलब बच्चे की क्या करनी चाहिए, समस्या समाधान में मदद करनी चाहिए, यानी कि उसको बताना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये जो होता है ना, ये सही हो जाता है आपका कि बालकों की समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। इसके बाद जो है शिक्षार्थियों को सक्रिय
एवं सहभागी अधिगम के लायक उनको तैयार करना, उस लायक उनको बनाना। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो छात्र हैं, उनमें क्या करना चाहिए, सहभागी अधिगम का अर्थ है कि जैसे उनको तैयार करना चाहिए कि वो किसी समस्या में है या कोई और मतलब उनके साथ का बच्चा कोई क्वेश्चन में अटका हुआ है तो वो क्या करें, उनका भी सहयोग करें। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि सहभागी यही हुआ कि वो आपको मतलब एक एक्टिव, जो सक्रिय होता है उसका मतलब एक्टिव हो, बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, जिससे वो चीज़ों को अगर समझे तो आगे शेयर भी कर पाए। फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर्यावरण पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में आप देखेंगे तो जो पर्यावरण है ना, उसका स्थान कैसा है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि बच्चे को अगर एक पर्यावरण में रखा जाए, एक अच्छे वातावरण में रखा जाए, अगर उसका माहौल अच्छा होगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, अच्छी चीज़ें सीख पाएगा, है ना। चलिए, इस टॉपिक में इतना ही। इससे जुड़े मैं सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएंगे या सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक चीज़ और, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से चेक करना है। आप जाना यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जाना, यहाँ पे जो चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना आपको ये वाला मिलेगा नोटिस, ये नोटिस आपको मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पीटी का जो है वो आंसर की भी आ चुका है। तो अगर आप लोग पीटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो जाके चेक कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे और वहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको जाने के बाद क्या करना है कि आपको शिफ्ट वाइज मैंने वहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जैसे आप आओगे, देखिए अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी अगर चीज़ चाहिए आपको जो आपको नहीं पता है तो आप देखिए, पहले यहाँ पे आप देखो सारे टॉपिक बने हुए हैं, मतलब कैटेगरीज बने हुए हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पीटी का यहाँ पे आंसर की आपको मिलेगा, ठीक है। आप पीटी आंसर की सर्च कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर रिसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, पढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि फालतू का ऐड है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं ऐड किया गया है। और यहाँ पे देखो शिफ्ट वाइज मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर का पहला और दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाना, 16 अक्टूबर का आपको पेपर मिल जाएगा, पहले शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का। बाकी यहाँ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। होम पेज पे अगर जाना चाहते हो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। जो होम पेज मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारियाँ मिल जाती हैं।